Welcome to another session of architectural sanction drawing. I am Himanish Bhattacharya, vocational instructor from National Skill Training Institute for Women, Kolkata, demonstrating the step by step how the architectural sanction drawing is to be prepared. And my demonstration I am continuing via Hindi. और हम अभी ड्राइंग स्क्रीन में जाएंगे। लास्ट डे जहां तक ड्राइंग को आगे बढ़ाए थे उसके बाद जो है ड्राइंग को और भी आगे लेके जाएंगे। लास्ट डे हम डिस्कस कर रहे थे एरिया कैलकुलेशंस लेके। हमारा उससे पहले क्या क्या कंप्लीट हुआ है, फ्लोर प्लान्स कंप्लीट हुआ है, फ्रंट एलिवेशन कंप्लीट हुआ है, 2 थ्रू सेक्शन कंप्लीट हुआ है। अभी एरिया स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हम डील कर रहे हैं लास्ट डे से। तो वहां पे क्या हुआ, हम थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं क्या क्या अभी तक हम कैलकुलेट किए हैं। एरिया ऑफ साइट जो है वो लिखे हैं एज पर मेजरमेंट। अगर एरिया ऑफ साइट कुछ अलग होता है तो वो भी नेक्स्ट लाइन पे मेंशन किए। इधर हम इमेजिनरी एक प्लॉट ऑटोकैड में क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे 2 मेजरमेंट जो है सेम ही हम लिख दिए। उसके बाद ग्राउंड कवरेज का परमिसिबिलिटी क्या है, परमिसिबल मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज कितना ले सकता है, कितना स्क्वायर मीटर एज पर कोलकाता म्यूनिसिपल बिल्डिंग रूल्स। हम देखे थे कि 60% ऑफ लैंड एरिया मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज हो सकता है। पहले हम जब ग्राउंड कवरेज ले रहे थे फ्लोर प्लान करने के टाइम पे तब हम देखे थे, तो उसके हिसाब से 60% के हिसाब से 140 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड का ग्राउंड कवरेज मैक्सिमम हमको मिल सकता है 84 स्क्वायर मीटर। और हम जो ड्राइंग किए हैं उसमें हमारा ग्राउंड कवरेज आया है 82.080 स्क्वायर मीटर, दैट इज लेस देन 84.0 स्क्वायर मीटर, देन इट्स ओके। अगर बाई चांस ये ग्राउंड कवरेज हमारा प्रोपोज ग्राउंड कवरेज ज्यादा आ जाता तो बिल्डिंग को शॉर्ट करना पड़ता। वो हम जब प्लानिंग इनिशिएट किए थे तभी चेक कर लिए थे कि बाद में परेशानी कम हो। परमिसिबल एफएआर, फ्लोर एरिया रेशियो, इसका भी जो चार्ट है बिल्डिंग रूल्स में वो हम फॉलो करके देखे थे कि यहाँ पे जो 2.5 मीटर विड्थ ऑफ रोड प्लॉट में है वो विड्थ ऑफ रोड के हिसाब से हम 1.25 हमको मैक्सिमम एफएआर का वैल्यू मिलेगा। ये यूनिट लेस होता है, एफएआर का जो वैल्यू है वो यूनिट लेस होता है, नो यूनिट, नो स्क्वायर मीटर, नो स्क्वायर फीट, नो मीटर, नो फीट। परमिसिबल टोटल फ्लोर एरिया, मतलब अभी ये एफएआर का जो फिगर है इसको मल्टीप्लाई करना है प्लॉट का एरिया 140 स्क्वायर मीटर से, तो मल्टीप्लाई करने से जितना आता है वो होता है परमिसिबल टोटल फ्लोर एरिया। यानी बिल्डिंग का टोटल जितने भी फ्लोर होंगे उनका जो फ्लोर का एरिया है वो ऐड करके मैक्सिमम टोटल जो एरिया है वो 175 से ज्यादा नहीं होगा, इधर लिख दिए। नेक्स्ट जो है ये भी एफएआर जो है हमें अभी कैलकुलेट करके देखना है कि क्या आ रहा है। एफएआर हम फ्लोर प्लानिंग बनाते वक्त कैलकुलेट नहीं किए थे क्योंकि तभी स्टेयरकेस बन रहा था या फिर कुछ चेंजेस भी हो सकता था एरिया में। हमें एक ओवरऑल एक बाकी जो 3 रूल है, बिल्डिंग हाइट, ओपन स्पेसेस एंड ग्राउंड कवरेज, ये तीनों रूल सेटिस्फाई करके हम प्लान बना लिए थे। अभी एफएआर जो है हम चेक करेंगे। तो एफएआर का जो एरिया कैलकुलेशन होता है वहां पे डायरेक्टली बिल्डिंग का पूरा फ्लोर जो है उसको पकड़ा नहीं जाता है, कुछ डिडक्शन होता है या एग्जेम्पशन होता है। कुछ एरिया जो है फ्लोर एरिया कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोगों को छूट मिलता है, जैसे कि स्टेयरकेस एरिया। ये प्रोजेक्ट में स्टेयरकेस एरिया जो है वो आपको डायरेक्टली छूट मिलेगा, ये दिख रहा है। और क्या छूट मिलता है, लॉफ्ट। हम टॉयलेट्स के ऊपर जो लॉफ्ट दिए हैं, लॉफ्ट भी तो एक फ्लोर स्लैब के तरह ही है, लेकिन इसका एरिया अलग से कैलकुलेट नहीं होता है, एफएआर में छूट मिलता है। और क्या छूट मिलता है, कबर्ड एरिया 3% ऑफ टोटल, ये फ्लोर प्लेट का जो एरिया है अप टू 3% ऑफ टोटल फ्लोर प्लेट एरिया, कबर्ड का जो एरिया होता है वो फ्री मिलता है। उसमें भी वो एरिया भी पकड़ा नहीं जाता है जब फ्लोर एरिया का कैलकुलेशन किया जाए।
तो ये सब देखने के बाद हम लोगों को बिल्डिंग का जो आउटलाइन है, एक रेक्टेंगुलर आउटलाइन हमको मिला है बिल्डिंग का फ्लोर एरिया के हिसाब से, जहां पे हम ऑलरेडी कपबोर्ड जो है, कपबोर्ड को पकड़े ही नहीं है, कपबोर्ड का जो एरिया है वो पहले ही ओमिट कर दिए, और उसके बाद उसमें स्टेयरकेस एरिया इंक्लूडेड है। हम क्या किए, बाद में स्टेयरकेस एरिया को भी अलग से कैलकुलेट करके देखे हैं कि टोटल जो आउटलाइन एरिया है वहां से कितना हमारा स्टेयरकेस एरिया डिडक्ट होगा। तो स्टेयरकेस एरिया 10.065 पर फ्लोर हमारा निकला है। अभी एरिया कैलकुलेशन में देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर एरिया, इसमें स्टेयरकेस एरिया इंक्लूड करके हमारा जो पॉलीलाइन मिला है वो हम लिखे हैं 82.080, जो कि ग्राउंड कवरेज का सेम ही एरिया है। ये प्रोजेक्ट में कोई अलग फ्लोर में अलग से प्रोजेक्शन नहीं है, इसलिए दो फ्लोर का एरिया ही सेम ही है। फॉर फ्लोर एरिया रेशियो, फॉर फेयर कैलकुलेशन, नॉट एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया में फर्स्ट फ्लोर में कपबोर्ड निकला हुआ है, तो वो भी तो आप लोगों का एक यूजेबल एरिया है, वो भी एक्चुअल एरिया का काउंट में आएगा। एक्चुअल एरिया कैलकुलेशन में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होता है जो सैंक्शन ड्राइंग होता है। आप लोगों को एक चीज थोड़ा बता दे, बहुत सारे लोग जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आपका वीडियो नजर आ रहा है, आप अपना वीडियो जो है बंद कर दे फॉर सिक्योरिटी रीजन। हमारा वीडियो और हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो आप देखते रहिए, और अपना जो वीडियो है वो ऑफ करके रखिए, ठीक है। तो प्रोपोज्ड ग्राउंड फ्लोर एरिया जो है, हम ग्राउंड कवरेज को इधर नोटिस किए। फिर एग्जेम्प्टेड एरिया जो स्टेयरकेस एरिया है, मतलब पहले ये टोटल रेक्टेंगुलर एरिया पकड़ा फ्लोर का आउटलाइन का, फिर उसमें से स्टेयरकेस का जो रेक्टेंगुलर एरिया हमको मिला वो डिडक्ट कर रहे हैं। ये डिडक्शन दिखाना चाहिए, इसलिए हम डायरेक्टली माइनस किया हुआ फिगर नहीं बैठा है, यहां से ये डिडक्ट होगा। ये 82.080 से 10.065 डिडक्ट होगा, ये मेंशन करने के लिए अलग अलग से लिखे हैं। फर्स्ट फ्लोर में भी सेम है। तो टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग ये कितना होगा, ये अभी निकालते हैं। ये क्या होगा, 82.080 इंटू 2 माइनस 10.065 इंटू 2, मतलब दो ग्राउंड फ्लोर का आउटलाइन माइनस दो फ्लोर का आउटलाइन, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, माइनस दो फ्लोर का स्टेयरकेस एरिया। कितना स्क्वायर मीटर होता है हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। कितना आ रहा है, हम कैलकुलेटर में चले जाते हैं। 82.080 10.065, ठीक है। कैलकुलेटर (82.080 into 2) 10.065 into 2 20.13। तो पहले का फिगर से माइनस 20.13 माइनस होगा, मिल रहा है 144.030। अभी ड्राइंग में वापस जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 144.030 स्क्वायर मीटर। ये जो फिगर आया आफ्टर डिडक्शंस, आफ्टर एग्जेम्पशंस, ये फिगर जो है परमिसिबल टोटल फ्लोर एरिया, जो कि एफएआर के साथ प्लॉट एरिया को मल्टीप्लाई करके हमको मिला था,
175.000 इससे इक्वल या कम होगा। ये 144.030 ये 175 से कम है, दैट इज आवर प्लान इज ओके। अगर ये एरिया ज्यादा आ जाता तो हमको शायद फर्स्ट फ्लोर में कोई एक बेडरूम को टेरेस कर देना पड़ता, ओपन टेरेस कर देना पड़ता, ताकि फर्स्ट फ्लोर का एरिया जो है कम हो, क्योंकि टोटल परमिसिबल टोटल फ्लोर एरिया से ज्यादा हम सब फ्लोर मिला के ले नहीं सकते हैं। ये जो है ये मेन एरिया कैलकुलेशन है। इसके साथ और भी कुछ कैलकुलेशंस जो है हमारा ऐड होता है, लेकिन ये बिल्डिंग हम बोले थे कि पहले कि एक सिंपल कैलकुलेशन हम दिखाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे। तो इसके साथ और क्या क्या रहता है, पहले सिंपल कैलकुलेशन में मैं एक दूसरा बना हुआ एरिया कैलकुलेशन चार्ट दिखा रहा हूँ। उसमें है एकदम शुरू में चार्ट में रहता है कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। वहां पे क्या क्या रहता है, मटेरियल्स क्या यूज होता है रहता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, फर्स्ट क्लास 200 थिकनेस सीमेंट ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर 6:1, मतलब 6:1 मोटर रेशियो पे ब्रिक्स का जो सुपर स्ट्रक्चर है, ब्रिक्स के अंदर जो जॉइंट मोटर है उसको यूज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 125 थिक पार्टीशन वॉल विथ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन 4:1। फर्स्ट क्लास ब्रिक से पार्टीशन वॉल जो बनाया गया है उसमें सीमेंट सैंड रेशियो है 4:1। ऐसे ही बहुत सारे स्टैंडर्ड पॉइंट्स है जो कि हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में सेम ही कॉपी कर देते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क 1:3:6, मतलब 1 सीमेंट 3 सैंड 6 स्टोन चिप पीसीसी वर्क में। आरसीसी में 1:1.5:3, वही सीमेंट सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट रेशियो। तो ऐसे वुड वर्क, ऐसे सैनिटरी प्लम्बिंग, ऐसे जो स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे उसका एक डिक्लेरेशन टाइप का इधर रहेगा, स्पेसिफिकेशन रहेगा बिल्डिंग मटेरियल्स का। उसके बाद एक अंडरटेकिंग का पॉइंट रखे हैं। अंडरटेकिंग का पॉइंट में क्या क्या दिए हैं देखिए, वी डू हियर बाय डिक्लेयर दैट वी विल कनेक्ट आवर ड्रेनेज सिस्टम टू, ये हमारा लोकल म्यूनिसिपैलिटी का ड्राइंग है तो वो म्यूनिसिपैलिटी का नाम मेंशन करके इधर दिया है, HMC हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सीवर एट आवर ओन कॉस्ट एज एंड व्हेन अवेलेबल। इसका मतलब क्या है, सपोज आपका प्लॉट अभी जो जगह पे है वहां पे म्यूनिसिपैलिटी ड्रेन या गवर्नमेंट ड्रेनेज जो है नहीं घुसा है, लेकिन आपको ये डिक्लेरेशन में बोल देना पड़ेगा कि एज एंड व्हेन अवेलेबल मींस इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट ड्रेन आपका एक्सेस रोड में आएगा तो आपका अपना कॉस्टिंग से वो आपका घर से ड्रेनेज जो है वो सीवर लाइन पे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका एक डिक्लेरेशन। जहां पे गवर्नमेंट सीवर लाइन नहीं होता है उधर पे साइट के अंदर जो है एक सोक पीट भी रहता है। हम इधर सोक पीट को नोटिस नहीं किया क्योंकि म्यूनिसिपल एरिया में नॉर्मली अभी सीवर लाइंस जो है पंचायत एरिया में भी अवेलेबल है। सोक पीट अगर डायरेक्टली ड्रेनेज रोड के बाहर अवेलेबल नहीं है तो सोक पीट से आपका जो फ्यूल वाटर है वो अंडरग्राउंड मतलब बिलो द ग्राउंड आपको भेजना पड़ेगा। सोक पिट का डिटेल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी के टाइम पे आप सभी स्टडी किए होंगे। वो एक वेल के तरह होता है, उसमें बहुत सारे लेयर्स होता है, स्टोन्स, ब्रिक, बैलास्ट, चारकोल, सैंड, ऐसे बहुत सारे लेयर्स होता है जहां से क्या होता है आपका जो गंदा पानी है वो फिल्टर होके अर्थ के अंदर चले जाता है। और वो जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो आपका वेस्टेज निकलता है वो पीरियडिकली टाइम टू टाइम वो क्लियर करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अभी देखते हैं, वी आल्सो गिविंग अंडरटेकिंग दैट नो आउटफॉल ड्रेन और सीवर लाइन नॉट कनेक्टिंग इनटू द पॉन्ड
मतलब नियर बाई कहीं पे अगर कुछ वाटर बॉडी होगा, हम घर का जो नाली है वो वाटर बॉडी पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा भी डिक्लेरेशन देना जरूरी होता है फॉर सेव द नेचर। Next point, we will maintain the greenery as shown in the drawing at our own cost। हम एरिया कैलकुलेशन में एकदम लास्ट जब स्टेज पे जाएंगे ये चार्ट का, वहां पे देखेंगे कि एक जगह ऐसा पॉइंट रहता है कि ट्री कवर जो है वो मेंशन करना पड़ता है। ट्री कवर क्या चीज है? जो ओपन स्पेसेस चारों तरफ छोड़ा गया है वहां पे कहीं पे पार्टिकुलर कुछ मिनिमम एरिया को ध्यान में रखते हुए, मतलब आपका प्रोजेक्ट में जो एरिया कंज्यूम हुआ है, जो फ्लोर एरिया, टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया जो कंज्यूम हुआ है, नॉट फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया मींस उसमें से स्टेयरकेस वगैरह बहुत सारा चीज जो है छूट मिलता है, अभी जो एफएआर में हम डिस्कस किए। लेकिन टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया मतलब इंक्लूडिंग स्टेयरकेस, इंक्लूडिंग एनी अदर थिंग, टोटल जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका सर्टेन परसेंटेज ऑफ एरिया जो है आपको ग्रीनरी के हिसाब से, ग्रीन एरिया के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है साइट के अंदर। उसमें क्या होता है, नेचर का जो है ग्रीन बैलेंस को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि हम लोग तो जहाँ पे स्पेशली शहर है वहाँ पे लैंड का अवेलेबिलिटी इतना कम है, हमको लगता है कि हम चारों तरफ कुछ ना छोड़ के ही एक बिल्डिंग बना दें तभी शायद कुछ हो पाएगा। लेकिन हमारा सोचने से तो नेचर बिगड़ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट से भी कुछ गाइडलाइन है कि आपका इतना बड़ा बिल्डिंग होगा, इतना फ्लोर एरिया कंज्यूम होगा, दैट मीन्स आप नेचर के अगेंस्ट में इतना काम कर रहे हैं और नेचर को जो है आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा रिजॉल्व करने के लिए एक मिनिमम ग्रीन एरिया आपका साइट के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये हो गया अंडरटेकिंग का पॉइंट्स। नेक्स्ट हम जाते हैं शेड्यूल ऑफ डोर्स एंड विंडोज। फ्लोर प्लान पे ऐसे ही डोर और विंडो के बीच में D1, D2, D3 और भी टाइप होगा तो और भी टाइप, वैसे ही विंडो का W1, W2, W3 करके और भी टाइप होगा तो वो देके फ्लोर प्लान में मार्किंग रखना पड़ेगा। सर्कल देके, जैसे कि कॉलम मार्किंग किए थे हम, जैसे कि ये कॉलम को मार्क किए थे, सेम टाइप का मार्किंग फ्लोर प्लान में होगा, हम करेंगे। और इधर उसका डायमेंशन रहेगा, हॉरिजॉन्टल कितना, वर्टिकल कितना। क्योंकि फ्लोर प्लान में हम जब डोर विंडो बिठा रहे हैं उसमें हम डायमेंशन लाइन देके डायमेंशन इंप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो डायमेंशन कितना होगा वो ये चार्ट में से हमको इंफॉर्मेशन जो है कनेक्ट होगा। उसके बाद जो है कुछ स्ट्रक्चरल डिटेलिंग का चार्ट्स रहता है। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग का डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग लेके मेन बात हो रहा है। स्ट्रक्चरल डिटेलिंग कभी बाद में अगर टाइम मिले तो हम स्पेशली स्ट्रक्चरल के ऊपर भी डिस्कशन का क्लास रखेंगे। ये सब चार्ट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, मेन जो एरिया कैलकुलेशन है वहां पे चालू हो जाता है काम। एरिया ऑफ लैंड एज पर साइट, एज पर डीड, परमिसिबल ग्राउंड कवरेज, रोड विड्थ, एफएआर, ऐसा करके करके हम जैसे आप लोगों को थोड़ी देर पहले अभी कैलकुलेशन करके दिखाए हैं, सेम टाइप का एरिया कैलकुलेशन होता है, सेम टाइप का। और सर्विस एरिया रूफ में एक दिखाना पड़ता है। हम एरिया कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, अभी भी बाकी है थोड़ा। तो रूफ में थोड़ा सर्विस एरिया दिखाना पड़ता है, उसका एरिया भी जो है 1/3 ऑफ द टॉप फ्लोर एरिया हम ऑन एंड एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि उससे ज्यादा ना हो जाए। रूफ में जो स्टेयर हेड रूम एरिया और एनी अदर सर्विस एरिया है तो वो 1/3 ऑफ द टॉप फ्लोर एरिया
हो ना जाए, उसमें लिमिटेशन हम लोग को रखना पड़ता है। टोटल कवर्ड एरिया इन ऑल फ्लोर्स, इसमें टोटल कवर्ड एरिया में हम लोगों को दिखाना पड़ता है इंक्लूडिंग स्टेयर केसेस, कितना टोटल कंज्यूम होता है एरिया, क्योंकि ये एरिया हम लोगों को नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है रिक्वायर्ड ट्री कवर, मतलब एज पर मैंडेटरी नॉर्म्स कितना ट्री कवर चाहिए, वो डिपेंड करेगा टोटल कवर्ड एरिया इन ऑल फ्लोर्स। तो इसके लिए कवर्ड एरिया हम लोग को पहले लिख लेना पड़ रहा है। प्रोवाइडेड ट्री कवर, जो रिक्वायर्ड ट्री कवर है उससे इक्वल या उससे थोड़ा ज्यादा हम प्रोवाइड करेंगे, वो भी इधर मेंशन करना है। और ग्राउंड प्रोपोज ग्राउंड फ्लोर प्लान में कहाँ पे ट्री कवर दे रहे हैं वो लोकेट करके वहां पे भी एक लीडर लाइन ड्रॉ करके लिखना पड़ता है कि प्रोपोज्ड ट्री कवर, ऐसा लिखना पड़ता है। उसके बाद होता है कार पार्किंग कैलकुलेशन, जो कि इस प्रोजेक्ट में हम नहीं दिए हैं। पहले विदाउट कार पार्किंग एंड लिफ्ट हम ये कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे, आप समझ जाएंगे, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे विद कार पार्किंग एंड लिफ्ट्स। तो हम ये, और हाँ उसके बाद भी कुछ है नोट, हम ड्राइंग जब कर रहे थे उसमें कभी कभी ये बात ऑलरेडी मेंशन किया है कि डायमेंशन जो है वो मिलीमीटर में रहेगा, और एरिया कैलकुलेशन में एक नोट में भी वो दिखाएगा कि हम इधर लिख दिए ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। उसके बाद स्केल यूज्ड 1:100 अदरवाइज मेंशन्ड, मतलब जहां पे 1:100 होगा वो ड्राइंग के नीचे हम सिर्फ टाइटल ही रखेंगे, टाइटल के साथ स्केल मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन जो जो ड्राइंग दूसरा स्केल में होगा जैसे साइट प्लान, की प्लान, सेप्टिक टैंक एंड अंडरग्राउंड रिजर्वर प्लान, ये सब का स्केल जो है 1:100 नहीं होता है, अलग अलग स्केल है। तो ये अलग अलग स्केल जो है वो ड्राइंग के नीचे जो हेडिंग रहेगा उसके नीचे स्केल मेंशन कर देना पड़ेगा। नो मेंशनिंग मतलब वो ड्राइंग 1:100 स्केल में है, अदरवाइज इट विल बी मेंशन इन द ड्राइंग। उसके बाद एक बाउंड्री डिक्लेरेशन टाइप का एक डिक्लेरेशन होता है, ये भी स्टैंडर्ड एक राइटिंग होता है, वो भी देना पड़ता है। बाउंड्री डिक्लेरेशन कैरेक्टर रोड, इसके ऊपर कुछ लाइंस है, ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। उसके बाद रहता है सिग्नेचर ऑफ एलबीएस लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर और एलबीए लाइसेंस बिल्डिंग आर्किटेक्ट। जो प्रोजेक्ट जैसा वॉल्यूम का होता है वहां पे वो अथॉरिटी का जरूरत होता है, मतलब G+1, G+2 अप टू G+3 एलबीएस से काम चल जाता है। एलबीएस कौन लोग बनते हैं? नॉर्मली जो लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग स्पेशली आर्किटेक्चर और सिविल, वो लोग एलबीएस बनते हैं म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये सब जो अथॉरिटीज है, जो अदर देन म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे जो 2 इयर्स का ड्राफ्ट्समैनशिप कोर्स है, वो कोर्स करने के बाद बहुत ऐसे ऑफिस है जहाँ पे आप क्लास 3 एलबीएस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट से, एंड नॉट ओनली विथ सर्टिफिकेट, विथ सम एक्सपीरियंस, मे बी 2 इयर्स कहीं पे है, कहीं पे विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस आप लाइसेंस का अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका साइन रहेगा, और शुरू में आप जिनके साथ काम करेंगे, जिनके अंडर पे काम करेंगे, जिनके पास आप एज ए ट्रेनी रहेंगे, उनका साइन रहेगा। ड्राइंग आप करेंगे उनका गाइडेंस पे और वो इधर साइन करेंगे। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो कि प्रॉपर्टी का जो मालिक है उनका सिग्नेचर रहेगा इधर। और हाँ, इधर सिर्फ प्रॉपर्टी का मालिक नहीं, जब बड़ा ड्राइंग होगा, हो सकता है कि कुछ जॉइंट वेंचर में प्रोजेक्ट हो जहाँ पे लैंडलॉर्ड अलग है और डेवलपर अलग है, कोई बिल्डिंग प्रोमोटर होगा या कोई रियल एस्टेट कंपनी होगा, तो यहाँ पे एप्लीकेंट पे जगह पे जो प्लान को सैंक्शन कर रहा है उनका सिग्नेचर रहेगा। अगर लैंडलॉर्ड है खुद अपना बिल्डिंग बना रहा है तो उनका ही सिग्नेचर रहेगा। अदरवाइज जो डेवलपर है, डेवलपर लैंडलॉर्ड से अपना पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेंगे, और एज पर पावर ऑफ अटॉर्नी वो इधर एज ए एप्लीकेंट साइन कर सकेंगे।
और पावर ऑफ अटॉर्नी का एक डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्डिंग प्लान का जो प्रिंट आउट है उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। या इसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट का टाइटल इधर रहता है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल या फिर जो टाइप का बिल्डिंग है। आपके इधर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग, और उसका प्रोजेक्ट का फुल एड्रेस रहता है। फुल एड्रेस मींस जो बीएलआर रिकॉर्ड्स में जैसे होता है दाग नंबर, खतियान नंबर, मौजा नंबर, जेएल नंबर, और दाग खतियान का भी दो पार्ट होता है कहीं तो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स में, जैसे एलआर एलआर दाग होता है, आरएस दाग होता है। तो एलआर दाग जो है वो न्यू सर्वे के हिसाब से है, आरएस जो है वो ओल्ड सर्वे के हिसाब से है। तो ऐसे वो दाग का भी कुछ नंबर होता है, शीट नंबर होता है। तो ये सब फुल नोमेनक्लेचर ऑफ द एड्रेस ऑफ दैट प्लॉट इधर देना पड़ता है। हम लोग जो सिटी एरिया में रहता है, हम लोगों को बहुत बहुत सारे ऐसे हम लोग हैं अभी तक जिनको एक्चुअली इतना सारा कुछ होता है एड्रेस के पीछे, ये पता भी नहीं है। हमारा सिर्फ स्ट्रीट नेम या कॉलोनी नेम देके, पिन कोड देके और पुलिस स्टेशन देके एक एड्रेस है हम लोगों का, जो पता है हम लोगों का एड्रेस। लेकिन ये एड्रेस सिर्फ आपका फुल एड्रेस नहीं है, इसके पीछे और भी जो रेफरेंसेस है वो रेफरेंस का मेंशन इधर करना पड़ता है। जैसे कि हम बोले दाग नंबर, कतियान नंबर, जेएल नंबर, शीट नंबर, ऐसे डिफरेंट जोन में, डिफरेंट स्टेट्स में जो जो रिकॉर्ड्स का नेम है वो रिकॉर्ड्स का नेम के साथ आपका प्लॉट रिलेटेड जो नंबर है उसका मेंशनिंग इधर करना पड़ता है। इसके बाद म्यूनिसिपैलिटी का सबमिशन जो हुआ, म्यूनिसिपैलिटी जब आपको चेक करके ओके करके रिटर्न करेगा, तब यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का स्टैंप देने का एक जगह रहता है। स्टैंप और ऑफिसर का सिग्नेचर इधर होता है। टाइटल ब्लॉक पे नॉट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल ब्लॉक पे नॉट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉट लाइन इधर देना पड़ता है। डील्ड बाय, जो डील कर रहे हैं उनका इधर नाम रहता है। यहाँ पे आपका नाम भी हो सकता है, आप अगर ड्राइंग कर रहे होते तो। और शीट नंबर, रिवीजन नंबर, डेट, ये सब मिसलेनियस इंफॉर्मेशन इधर होता है। हम इधर इधर बोल रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर ये प्लेस में ही आपको आपका ड्राइंग का जो एरिया कैलकुलेशन फॉर्मेट है ये प्लेस नहीं करना है, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन जो है एरिया चार्ट में रहेगा, आगे पीछे हो सकता है। कहीं कहीं पे ऐसा भी है, सैंक्शन अथॉरिटी का अपना फॉर्मेट होता है एरिया कैलकुलेशन चार्ट ड्राइंग पे देने के लिए, तो उनका फॉर्मेट लेके आपको वो फॉर्मेट जो है रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कॉमनली आप 70 to 80% ये जहां जो जो पॉइंट इधर दिया हुआ है यही सब पॉइंट्स आप लोगों को अपने एरिया का जो एरिया कैलकुलेशन चार्ट होगा सैंक्शनिंग अथॉरिटी का, वहां से आपका सिमिलर मिलेगा। तो ये हुआ एक टोटल एरिया चार्ट का फॉर्मेट। हम फिर से फर्स्ट से एक ओवरव्यू कर रहे हैं। स्पेसिफिकेशन, इधर पे मेनली कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का जो स्पेसिफिकेशन है वो दिया गया। अंडरटेकिंग, यहाँ पे जो ड्रेनेज हम प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे, अभी नहीं है तो बाद में होगा तो बाद में करेंगे। ग्रीनरी प्रोवाइड करेंगे, इसका अंडरटेकिंग है। उसके बाद शेड्यूल्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज है। उसके बाद स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स का कुछ शेड्यूल है, टाई बीम का, बीम का, स्लैब का, फाउंडेशन का, ये सब शेड्यूल्स है। और उसके बाद जो है फाइनल एरिया स्टेटमेंट्स जो है, फ्लोर एरिया रेशियो, बिल्डिंग हाइट, ये सब जो है सेटिस्फाई करते हुए एरिया कैलकुलेशन कंप्लीट होता है। एग्जेम्पशंस जो है वो भी इधर मेंशन करना पड़ता है। फ्लोर एरिया, फाइनली एफएआर जो है आप जो अचीव किए हैं वो मैंडेटरी एफएआर से एक्सीड नहीं कर गया, वो भी आपका मेंशन करना पड़ता है। ऐसे होता है एक एरिया कैलकुलेशन। उसके बाद नोट में कुछ कुछ चीज रहता है, जैसे हम इधर पे नोट पे रखे हैं ऑल डायमेंशंस इन मिलीमीटर एंड जो जो स्केल यूज हुआ है 1:100 अदरवाइज मेंशन ऐसे लिखे हैं।
उसके बाद जो है बाउंड्री को हम ठीक से मेंटेन करेंगे, और बाकी भी कुछ फलाना ठिकाना जो है एक स्टैंडर्ड नोट रहता है। उसके बाद क्या रहता है, सिग्नेचर ऑफ आर्किटेक्ट और लाइसेंस बिल्डिंग सर्वेयर एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ये रहता है। उसके बाद ड्राइंग टाइटल रहता है। उसके बाद ड्राइंग का आप अगर कुछ ड्राइंग नंबर देना चाहते हैं, ये नंबर आपका अपना भी हिसाब का हो सकता है कि आप जो कंसल्टेंसी में हो वहाँ पे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कुछ शॉर्ट फॉर्म देके उसका कुछ कोड दिया गया है कि ताकि बाद में आप लोग का ड्राइंग सर्च करने में आसानी हो। शीट नंबर, अगर मोर देन 1 शीट बनता है ये प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग का, ये जरूरी नहीं है कि एक ही शीट में पूरा ड्राइंग देना पड़ेगा, और ये पॉसिबल भी नहीं है कोई बड़ा प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम पे कि एक ही शीट में पूरा ड्राइंग आ जाए। बड़ा प्रोजेक्ट में सबसे पहले तो आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल 2 शीट अलग हो जाता है, और भी थोड़ा लार्ज स्केल में प्रोजेक्ट है तो आर्किटेक्चरल का भी 2-3 शीट बन जाता है, स्ट्रक्चरल का भी 2-3 शीट बन जाता है। तो शीट नंबर उधर मेंशन करना पड़ता है। रिवीजन नंबर भी आपके ट्रैकिंग के लिए जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या देखा जाता है कि रिवीजन आप जब सबमिशन कर रहे हैं, फर्स्ट सबमिशन के बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी का इंजीनियर आपका सबमिशन के ऊपर कहीं कहीं पे थोड़ा राउंड अप करके आपको बोले हैं कि ये जगह हम लोग का प्रॉब्लम लग रहा है, आप ऐसे ऐसे इसको चेंज करके फिर से सबमिट कीजिए। तो उसमें क्या होता है, आप जब नेक्स्ट सबमिशन करेंगे तब आपका ड्राइंग सही से ट्रैक हो आपके पास भी, उसके लिए रिवीजन नंबर एक रखना इंपॉर्टेंट है। R0 हम इधर रिवीजन नंबर दिया है, जिस ड्राइंग से ये एरिया कैलकुलेशन चार्ट हम कॉपी किया है, इसका मतलब है ये फर्स्ट टाइम सबमिशन होने जा रहा है, इसके लिए R0। अगर कुछ करेक्शन रहेगा, फिर से ड्राइंग वापस आके करेक्शन होके सबमिट होगा, रीसबमिट होगा, तो वहां पे R1 हो जाएगा। और रिवीजन जब सबमिट हो रहा है तो उसका सबमिशन डेट उसके नीचे रहता है। R0 मतलब फर्स्ट सबमिशन डेट, R1 के नीचे जो डेट आएगा मतलब नेक्स्ट जो फर्स्ट रिवीजन हो रहा है, वो रिवीजन हम जिस डेट पे सबमिट करें वो डेट रहेगा। ये सब मेनली हम लोगों का इंटरनल ट्रैकिंग के लिए है। ये म्यूनिसिपैलिटी में यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन है ये जरूरी नहीं है, हम लोगों का ट्रैकिंग के लिए ये रिकॉर्ड जो है एरिया स्टेटमेंट में जरूरी होता है। बिल्ड बाय, यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा है उसका नाम हो सकता है, या फिर जो लाइसेंस बिल्डिंग आर्किटेक्ट है या फिर लाइसेंस बिल्डिंग सर्वर, उनका भी नाम रह सकता है। नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों का अभी आप लोग ड्राफ्ट्समैन बैकग्राउंड से हो या फिर बिगिनर बैकग्राउंड से हो, तो एक्चुअली शुरू में हो सकता है कि ड्राइंग पूरा आप ही करें, लेकिन आपका नेम रहने का मतलब कोई स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो स्पेस एक्चुअली होता है। मतलब आप किसी के अंडर पे ड्राइंग कर रहे हैं तो वो अपना सिग्नेटरी अथॉरिटी पे वो सबमिट कर रहे हैं आपका ड्राइंग होने के बाद चेकिंग करके, लेकिन आप जो ड्राइंग किए हैं आपका भी नाम इधर एक जगह रह सकता है डीड बाय में। मतलब आप ये ड्राइंग को एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन तो सबमिशन जो अथॉरिटी में किया है वो कोई लाइसेंस होल्डर किया है। और नॉट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर विदाउट नॉट लाइन पूरा ड्राइंग को ओके करके सबमिशन करें तो ड्राइंग तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। विदाउट नॉट लाइन ड्राइंग शीट का कोई वैल्यू नहीं है। और स्पेस फॉर म्यूनिसिपैलिटी सील, इधर आफ्टर चेकिंग अगर अप्रूव हो जाता है तो अप्रूवल के टाइम पे ये स्पेस पे जो है अथॉरिटी सैंक्शनिंग अथॉरिटी सील लगा के साइन करके आपको दे देता है। ये स्पेस फॉर अथॉरिटी भी बाई चांस आप भूल गए या नहीं दिए तो क्या हो जाता है, आप जो प्रिंट आउट सबमिट किए हैं वो अपने हिसाब से कहीं पर भी वो थप्पा जो है लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कभी ड्राइंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ड्राइंग के ऊपर थप्पा लग गया तो ड्राइंग समझ में नहीं आया बाद में, प्रिंट आउट का बोल रहे हैं। तो बेटर है कि यहाँ पे सफिशिएंट जगह रखें ताकि जो थप्पा जो है यहीं पे लगाने का उन लोगों को स्कोप रहे। ये रहा एक टोटल एरिया कैलकुलेशन चार्ट जो हम ड्राइंग में बाद में डालेंगे। तो अभी हम लोगों को हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या बाकी है। हाँ, बाकी है साइट प्लान
और लोकेशन प्लान वो बनाना पड़ेगा। साइट प्लान पे क्या होता है, एक्चुअली साइट प्लान जो है वो शुरू में ही बन जाता है। जब आपको कोई डीड से प्लॉट कॉपी करके काम करने को मिलेगा, शुरू में ही स्टार्टिंग में ही साइट प्लान बनता है। हमारा इमेजिनरी साइट है इसलिए अभी हम उल्टा रामायण लिख रहे हैं, लेकिन पहले साइट प्लान बनता है। साइट प्लान पे क्या रहता है, साइट प्लान पे रहता है पर्टिकुलर प्लॉट के आसपास में क्या क्या है, जैसे कि साइट प्लान भी हम लोग एक्चुअली सबमिशन के टाइम पे दो साइट प्लान दिखाते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग साइट प्लान जो कि 1:100 स्केल में ही रहता है। एग्जिस्टिंग साइट प्लान, उसमें हम दिखा सकते हैं अगर प्लॉट खाली है, मतलब प्लॉट में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम वैकेंट लैंड लिख सकते हैं। नहीं तो हो सकता है कि प्लॉट के इधर कुछ टेम्पोररी शेड देके पुराना कोई बिल्डिंग रहा होगा, जब प्लॉट खरीदा गया था तो छोटा कोई बिल्डिंग बनाया होगा ये यहाँ पे आके रहने के लिए, छोटा मोटा मेंटेनेंस के लिए। तो उसमें क्या होता है, लिखना पड़ता है देखिए उसमें क्या नोट लिखना पड़ता है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू बी existing structure to be demolished at the time of plan sanction and during new construction। ऐसा एक नोट देना पड़ता है, और ये कौन सी टाइप का एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है वो भी दिखा देना पड़ता है। जैसे कि अगर टीना का कोई शेड होगा ऊपर तो लिखा जाता है आरटीएस, आरटीएस लिखा जाता है। और अगर नहीं, टीना का स्ट्रक्चर जो है वो CIS लिखा जाता है, CIS। और अगर टाली रहेगा, ब्रिक टाली रहेगा तो उससे RTS लिखा जाता है। एक कुछ हैच दिया जाता है,
ऐसे एक हैच दे देते हैं, डबल लाइन हैच, और देखें इधर एक लीडर लाइन ड्रॉ करके रखते हैं। ये एक्चुअली प्लॉट का एट प्रेजेंट कंडीशन जो है उसके ऊपर इसका राइटिंग होगा। अगर वैकेंट लैंड है तो वैकेंट लैंड लिखना पड़ेगा। अगर एग्जिस्टिंग कोई पुराना बिल्डिंग है जो कि डिफरेंट शेप का है, तो पहले हम जो बिल्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं उससे पहले सर्वेइंग के टाइम पे वो बिल्डिंग का भी फुटप्रिंट जो है हम लोग को सर्वे करने लेना पड़ेगा। फुटप्रिंट बोल रहे हैं, डिटेल मेजरमेंट नहीं, आउटसाइड का डिटेल मेजरमेंट, इनसाइड का नहीं। वो फुटप्रिंट इधर ड्रॉ करके उसमें हैच डाल के हम लोग को दिखाना पड़ेगा एग्जिस्टिंग, सपोज 2 स्टोरी बिल्डिंग ही बहुत पुराना कुछ है, तो एग्जिस्टिंग 2 स्टोरी बिल्डिंग to be demolished at the time of plan sanction and during new construction work. मतलब at the time of plan sanction and during new construction means हम जब प्लान सैंक्शनिंग करेंगे और नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, इसके बीचों बीच टाइम में हम ये बिल्डिंग को डेमोलिश करेंगे। ये क्यों बोला जाता है? सबके पीछे बहुत सारा कारण है, हम बोलने जाएंगे तो ये 1 आवर क्लास जो है कम पड़ेगा। ये इसलिए बोला जाता है ताकि आप जब सपोज आपका एक पुराना बिल्डिंग है, आपका फैमिली का एक पुराना बिल्डिंग है, उसको डेमोलिश करके आपको नया बिल्डिंग बनाना है, तो आप क्या किए, इधर सिर्फ लिख दिए कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग टू बी डेमोलिश बिफोर प्लान सैंक्शन, ठीक है, और करके आप बिल्डिंग को तोड़ दिए। फिर देखा गया क्या कि आपका प्रॉपर्टी का जो पेपर वर्क है उसमें कुछ प्रॉब्लम बाद में निकल गया, जिससे क्या हुआ, प्लान सैंक्शन का टाइम जो है बहुत डिले हो गया। तब वो कंडीशन में आप कहाँ रहेंगे? आप तो बेघर हो गए, तो आपको तब तक दूसरे जगह पे एकोमोडेशन लेना पड़ेगा, वो रेंट पे हो या रिश्तेदार के घर पे हो, जब तक आपका नया प्लान सैंक्शन होके बिल्डिंग नहीं बनता है। मतलब आपका एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग था वो भी गया, आपको दूसरे जगह पे रुकना भी पड़ा। तो इसलिए बिल्डिंग को पहले ना तोड़ के हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लान सैंक्शन कर लेते हैं और सैंक्शन ड्राइंग हाथ में आने के बाद एग्जिस्टिंग जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, और उसी का रिलेटेड जो डिक्लेरेशन है वो इधर ऐसे हम पहले से सैंक्शन ड्राइंग में लिख कर रखते हैं। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग साइट प्लान, सॉरी इसको साइट प्लान नहीं, मैं भी थोड़ा ये गलत कर गया, एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर प्लान होगा। हेडिंग का डिफरेंस देखिए, ये है एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर प्लान और ये है प्रोपोज्ड ग्राउंड फ्लोर प्लान विद ड्रेनेज लेआउट। तो मेनली प्रोपोज्ड ग्राउंड फ्लोर प्लान और एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर प्लान, ये दोनों का डिफरेंस जो है हम लोगों को सैंक्शन ड्राइंग पे रखना पड़ेगा। और क्या क्या बाकी रहेगा अभी भी हमें, अभी तक जो मेमोराइज हो रहा है कि साइट प्लान जो कि 1:600 स्केल में होगा वो बाकी रह गया है, और लोकेशन प्लान और की प्लान जो कि 1:4000 स्केल में होगा वो बाकी रह गया है। तो साइट प्लान और की प्लान जो है ये हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास 6 मिनट्स बचा हुआ है 12 बजने में, तो हम क्या करते हैं, डिस्कशन फोरम में लौट जाते हैं, और जिनका जो क्वेरी है आप लोग अपना मोबाइल पे या कंप्यूटर पे रेज हैंड बोल के जो ऑप्शन है जूम में, उसमें क्लिक करके रखिएगा, मैं उनको अनम्यूट करके उनसे उनका क्वेरी पूछूंगा। रेज हैंड ऑप्शन पे आप क्लिक करके रखिए, अगर कुछ क्वेरी होगा आज का डेमोन्स्ट्रेशन रिलेटेड तो हम उसका क्लैरिफिकेशन देंगे। हमारा ये जो सीरीज ऑफ क्लासेस है, हो सकता है कि आप पास्ट कहीं पे कुछ क्लासेस मिस कर गए हो, तो निमी का यूट्यूब चैनल एक बना है, ये यूट्यूब चैनल का इंफॉर्मेशन आप लोग यूट्यूब सर्च करने से ही मिल जाएगा, निमी ऑनलाइन क्लासेस देके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट डे
इसका जो लिंक है वो लिंक भी ये डिस्कशन फोरम में प्रोवाइड कर देंगे। तो वहां पे वो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा और धीरे धीरे जो है सभी क्लासेस जो निमी के थ्रू कंडक्ट हो रहा है वो उधर अपलोड हो रहा है। हमारा अभी फर्स्ट क्लास जो है अभी तक अपलोड हो चुका है, लेकिन बाकी क्लासेस धीरे धीरे आ रहा है, डे वाइज शायद अपलोड हो रहा है, तो वो भी आ जाएगा। तो आप वहां से पुराना क्लास का वीडियो जो है यूट्यूब में देख सकते हैं। तो अभी आज का क्लास लेके कोई किसी का कुछ क्वेरी है तो प्लीज रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक करके रखिए, हम उनको अनम्यूट करके उनसे उनका क्वेरी पूछेंगे।